This conference will now be recorded. आज हमने वैसे तो पास पेपर के क्वेश्चन करने थे, बट कुछ लोगों ने आज का लेक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो आप एक दफ़ा अटेम्प्ट करो ताकि आपको आइडिया हो कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग का जहाँ जहाँ मसला होगा फिर हम उसको देख लेंगे। तो हम बाकी कुछ पोर्शन जो रहता है उसका कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल अक्सर आ जाता है, ये एलोकेशन में ही कवर होता है कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे वो सिर्फ एलोकेशन करवा लेता है लेकिन डिफरेंट टाइप से करवाता है। हम दो क्वेश्चन करते हैं और ये पेपर में 2 दफा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ चुका है। एग्जाम में भी ये एलोकेशन का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो चुका है। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पेपर में तो एक टाइप का क्वेश्चन आया है, हम दोनों टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन हम अज्यूम करते हैं कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, stand alone selling price of P is 200, Q is 300, R is 500 के 3 आइटम्स हैं P, Q, R, जिनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इसकी 200 है, एक की 300 है और एक की 500। अब वो कहता है कि जनाब कंपनी sold all 3 units in a package for rupees 920, right? कहते find revenue of all 3 units separately। तो ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, यानी सेग्रीगेशन या एलोकेशन हम पहले करते आए हैं। तो हम 920 को इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? इन तमाम प्रोडक्ट के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तरीकाकार क्या होगा हमारा जनाब कि हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लिखेंगे PQR, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस P की है 200, Q की है 300 और R की है 500। इसका टोटल कर लेंगे। ओके होगी बात। फिर उसके बाद एलोकेशन करते हैं। एलोकेशन किस तरह से करते हैं कि 920 में सारी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, 920 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 920 बाय ट्रांजैक्शन प्राइस है। हाँ जी, ये 920 एक तरह की ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाएगी। डन। फिर उसके बाद 920 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 300, 920 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो इन सब का
रेवेन्यू अलग अलग हो जाएगा कि पी जब ट्रांसफर करेंगे तो पी का रेवेन्यू आ जाएगा, क्यू जब ट्रांसफर करेंगे क्यू का रेवेन्यू आ जाएगा, और आर जब ट्रांसफर करेंगे तो आर का रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलोकेशन हो जाएगी अगर वो टोटल एक पैकेज में डिवाइड करते हैं। तो पहले का कितना आ रहा है जनाब 184, दूसरे का कितना आ रहा है जनाब 276, और तीसरे का कितना आ गया जनाब 460। ये सबका अलग अलग रेवेन्यू एलोकेट हो गया। पेपर में वैसे इस तरह से तो नहीं आया, लेकिन इस जो नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन करने लगे हैं उस तरह का पेपर में आ चुका है ये सवाल। तो एक और सवाल करते हैं जो कि पेपर में भी रिपीट हुआ है। उसका सॉल्यूशन थोड़ा जो आपके असाइनमेंट में सॉल्व किया हुआ है वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लिख लें। एबीसी कंपनी, ये सेकंड क्वेश्चन है। एबीसी कंपनी regularly sold X, Y, Z individually for rupees X 40 में, Y 55 में, 55 में और Z 45 में। दूसरे लफ्जों में ये उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगी। दूसरे लफ्जों में ये उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगी। डन होगी बात। अब पेपर में अगर तीनों का पैकेज बता दिया जाए तो एक बात है, कभी कभी वो दो का पैकेज बता देता है, कभी कभी वो तीनों का पैकेज बता देता है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहता है फाइंड या बल्कि कर लो एलोकेट, एलोकेट रेवेन्यू separately if company sold Y and Z in a package for rupees 60। अगर कंपनी Y और Z को 60 रुपए में बेचे, अगर कंपनी Y और Z को 60 रुपए में बेचे एंड मजीद इसको ऐड करें एंड टोटल XYZ sold for rupees 100। सवाल ये है, एक तो ये था ना कि पिछले सवाल में सबकी अलग अलग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस थी और हमने सबको अलग अलग एलोकेट किया, लेकिन कभी कभी सवाल में वो ये कह देता है कि किसी दो प्रोडक्ट का पैकेज भी बता देता है। कहता है दो प्रोडक्ट अगर वो रेगुलरली 60 रुपए में सेल करता है, फिर उसने तीनों को 100 रुपए में बेचा, तो अब अलग अलग करे। ओके होगी बात। चलें जी, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको हम एलोकेट कैसे करेंगे।
अब हम इसको एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। आजो जरा कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो है एक्स, वाई और जी। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एक्स की कितनी है जनाब? 40। वाई की कितनी है? 55 और जी की है 45। डन। सबका टोटल अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 140, यानी 40 प्लस 55 प्लस 45। ओके की बात? ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है उनकी। अब हम पूरे 140 को 100 पे डिवाइड नहीं करेंगे। अगर वो 60 रुपए का चक्कर ना गिवन होता ना, तो फिर हम क्या करते? 100 को डिवाइड कर देते 140 पे और सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलोकेशन आ जाती। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो y और z क्या है? y और z इनको तो वो 60 रुपए में रेगुलरली बेचता है, यानी इन दोनों को वो 60 रुपए में रेगुलरली बेचता है। ओके की बात? तो हम पहले इनकी अलग एलोकेशन करेंगे। ठीक है, पहले हम एक इनकी अलग एलोकेशन करेंगे। इनकी एलोकेशन करने के बाद फिर दोबारा सबको इकट्ठा एलोकेट करेंगे। डन होगी बात? चलेंगे। वैसे 2 मिनट आपके पास है, एक दफा करो जरा इनकी एलोकेशन करो जरा। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर अंदर इसकी एलोकेशन करके दिखाएं जरा। जी जनाब। रिजवान का आंसर आ गया 23.57। और चले एक दफा सारे कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं। एक दफा सब लोग कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं। चलें जी, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। अब मैं आपको एलोकेट करवाता हूं। सबसे पहले y और g को एलोकेट करेंगे। एलोकेशन y एंड z, ये 40 एज इट इज आएगा। ये 40 तो पहला 40 है वो एज इट इज आएगा। अब हमने इसकी एलोकेशन करनी है जनाब। इन दोनों का टोटल कितना है? 55 और 45 का टोटल 100 है। ठीक है, और ये 60 इस पे एलोकेट करना है। 60 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 55। ये तरीकाकार वही है, सिर्फ दो प्रोडक्ट को देखेंगे ना कि 100 रुपए की चीजें हम 60 रुपए में बेच रहे हैं, हम उसकी हम एलोकेशन कर लेंगे। जी जनाब, अब जरा डिवाइड करके बताएं कितनी अमाउंट आ रही है। 60 डिवाइडेड बाय, बल्कि आप ऐसा करो, क्योंकि चलो एक दफा सवाल ही कर लेते हैं, एक और सवाल भी कर लेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 55, 33, और 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 45, 27। डन। अब इसको दोबारा एलोकेट करेंगे 100 पे,
और अगर जरा चेक तो करो इसका टोटल कितना है, 27 प्लस 37, सॉरी 33 प्लस 40, 100। सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी 100 है और हम बेच भी 100 के रहे हैं, तो तब एलोकेट करने की जरूरत नहीं होती। कर लेते हैं लेकिन इसकी एलोकेशन की फिर जरूरत होती नहीं है। करोगे भी तो सही, क्या करोगे, 100 को 100 पे डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 33 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 से मल्टीप्लाई करोगे, एज इट इज वही आंसर आ जाएगा। ये एलोकेशन तब करते हैं जब सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस का जो अमाउंट डिफरेंट हो तब एलोकेशन की जाती है। डन होगी बात। एक सवाल और करवाता हूं ताकि जी यहां पर तो 100 आ गया ना, अगर 100 नहीं आएगा तो वो वाला सवाल करते हैं। जी सवाल लिखिए जरा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है जनाब ए की 100, बी की 90, सी की 110। ओके होगी बात। इफ कंपनी सोल्ड बी एंड सी for rupees 170 and company sold ABC for rupees 260. Allocate revenue over ABC। इस सवाल में वो जो 2 दफा एलोकेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का दूसरी दफा सम सेम नहीं आएगा। ओके की बात। और एक बात और भी याद रखनी है, आपने सोल्यूशन हमारा मैच किया करेगा। जो तरीकाकार है आई कैप का, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आई कैप क्या करता है कि वो डिस्काउंट को एलोकेट करता है, वो थोड़ा लेंथी तरीका है, आप डायरेक्ट एलोकेशन किया करें। चल जल्दी से ये सवाल करो जरा, 2 मिनट लगाओ और ये एलोकेट करके दो जरा। सबने सवाल करना है, वेट नहीं करना किसी ने। सवाल करने के बाद ही हो गया।
जी जनाब, चेक कर लें। राना फहद कहता है जी हो गया सवाल, चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो है ए, बी और सी। सबकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है 100, 90, 110। टोटल कितनी होगी? 300। सबसे पहले हम एलोकेशन करेंगे बी और सी। तो ए एज इट इज है, ए को हम नहीं छेड़ेंगे। हम एलोकेशन करेंगे 90 और 110 की, जो कि रेगुलरली सेल होते हैं 170। तो 170 हमारा एक तरह की ट्रांजैक्शन प्राइस होगी, 200 पे डिवाइड करके 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 170 को 200 पे डिवाइड करके 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम जो पैकेज है या जो रेगुलरली वो जो सेल करते हैं हम उनको करेंगे। 170 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 90, 76.5 और 93.5। अब ये चीजें हमारी सेल होंगी 260 में। मतलब इसका टोटल करें 100 प्लस 76.5 प्लस 93.5, तो कितना आ जाएगा? 270। और ये 270 वाली चीजें हमने 260 में एलोकेट करनी है। अब एलोकेशन करें ए बी सी की, तो क्या करेंगे? वही 260 डिवाइडेड बाय 270 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 260 डिवाइडेड बाय 270 मल्टीप्लाइड बाय 76.5, 260 डिवाइडेड बाय 270 मल्टीप्लाइड बाय 93.5। डन होगी बात? तो जनाब 260 को डिवाइड कर दें 270 पे और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो अमाउंट कितनी आ रही है? 96.296। फिर मल्टीप्लाई कर दें 76.5 पे 73.667 और फिर डिवाइड कर दें 93.5 पे 90.037। ओके होगी बात? तो कभी कभी पेपर में इस तरह से डबल एलोकेशन भी करनी पड़ सकती है, बशर्ते कि अगर वो कहे कि जनाब हम पहले ही कुछ रेगुलरली सेल कर रहे हैं पैकेज में, तो तीसरी या चौथी चीज मिलाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली जो एलोकेशन होगी वो पहले कर लेंगे और उसके बाद फिर जो पहले एलोकेशन में नहीं आएगी पहले वो एज इट इज आएगी। ओके होगी बात? ये इस तरह का सवाल पेपर में 2 दफा आ चुका है। डन? लेकिन आई कैप ने एक दफा इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ, एक दफा डिस्काउंट को एलोकेट किया हुआ। वो थोड़ा मुश्किल तरीका है आप लोगों के लिए, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप डिस्काउंट को एलोकेट करने की बजाय टोटल प्राइस को ही एलोकेट कर दिया। डन होगी बात जनाब? चलें जी, अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकली थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। हो सकता है पेपर में आपको पता है कि पहले तो हर दफा पेपर में एक थ्योरेटिकली पार्ट आता था और दूसरे न्यूमेरिकली पार्ट आते थे, लेकिन अब उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है। तो लेकिन पढ़ना तो है ना हमने, तो फिर आज बाकी का काम थ्योरेटिकल करते हैं और जिसका अभी काम रहता है
काम रहने से मुराद यह है कि जिसने कल का लेक्चर अभी रहता है उसको रिवाइज करे। हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है और थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पूरा पढ़ना है। जो भी एक एक लाइन है वो सारी लाइंस पढ़नी है, लेकिन ये है कि हमने सेगमेंट फॉर्म में ही पढ़ना है कि पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लिए, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया। तो आज कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को देखते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल तो साथ ही होना है। हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या है? एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे लेकिन हम उसको कंबाइन कर देंगे। एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी पहली शर्त क्या है कि कॉम्बिनेशन है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब तो हो गया कि कंबाइन है, मतलब दो है या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन हम उसको कंबाइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट समझ लेंगे। उसके लिए शर्त क्या है? कहते हैं जनाब दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट। दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कहता है कि वो एंटर इनटू का मतलब यह है कि हम वो कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एट नियर द सेम टाइम, एट और नियर द सेम टाइम। मतलब हम एक ही दफा में कह रहे हैं कि यार ये आपने काम करना है और साथ ये काम करना है, उसकी नेचर सेम है। लेकिन अगर हम आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक साल बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कंबाइन नहीं हो सकते। यानी उसी टाइम पर हम बता दें, जिस टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरा भी बताएं, या फिर थोड़ा सा टाइम ठहर के, एक या दो दिन ठहर के बता दें। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हमने एक बंदे से कहा कि जनाब कुर्बानी का जानवर, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। और साथ हमने कह दिया कि जनाब कुर्बानी का जानवर भी चाहिए और साथ आप उसको हमें ज़िबा करके प्रॉपर कटाई करके भी दें। अब मेन कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि वॉइस का इशू आ रहा है। यहाँ पर तो ऐसा कोई इशू नहीं है जी सर। रोजाना इस टाइम ना थोड़ा बहुत आपकी आवाज में मसला आता है रोजाना। और जो लोग क्लास में नहीं आते ना उनको यहाँ पर बोलने की परमिशन नहीं है तनवीर भाई, ठीक है ना। खामोशी से बस गुजारा करो। देखो ना उमैर राठौर चुप करके बैठा है, आप भी बस चुप करके बैठे। चलें जी। चलें जी। कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हम कंबाइन कर देंगे। दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हम कंबाइन कर देंगे अगर वो पहली शर्त एट आर नियर द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने कहा जी हमें कुर्बानी का जानवर चाहिए और आप उसको ज़िबा करके उसका प्रॉपर वो कसाई वाला काम भी आपने ही सारा करना है। दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि कुर्बानी का जानवर लेना है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप उसने आपको ज़िबा भी करके देना है। तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो और वो कह सकते हो जी यार मुझे जानवर ना ज़िबा करके गोश्त बना के दो। आप उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हो और उसको आप टोटल एक प्राइस फाइनल कर लेते हो।
कहते हैं आप ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हो, ये ना समझो कि दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कंबाइन कर सकते हो। या आईकैप की बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है कि आपने एक बंदे से कहा कि मुझे ईंटें भी ला दो और एक दीवार बना के दे दो, ईंटें लाकर एक दीवार बना के दे दो। कहते हैं ये भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट समझो कि दीवार बना के दे दो। दीवार बनाना एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना लो, कंबाइन कर दो, इनको दो कॉन्ट्रैक्ट ना समझो। लेकिन उसके लिए पहली शर्त क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नियर या एट और नियर द सेम टाइम, कि ये ना हो कि आज आपने ईंटें मंगवा ली 2 साल बाद कह रहे हो कि इसकी दीवार बना के दे दो, नहीं, ऐसा नहीं, एट और नियर द सेम टाइम। दूसरी शर्त विद सेम कस्टमर। मतलब दूसरी शर्त क्या है कि पार्टी भी सेम हो, सेम टाइम या नियर द सेम टाइम और विद सेम कस्टमर। ये नहीं कि आपने ईंटें किसी और से ले ली और दीवार किसी और से बनवाई, ये दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये कॉम्बिनेशन इनको नहीं कंबाइन कर सकते। क्लियर होगी बात? कहते हैं जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करो, दो या दो से ज्यादा, लेकिन एक ही बंदे से एक ही टाइम पर या नियर द सेम टाइम करो, तो आप उसको कंबाइन कर सकते हो, आप उसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हो। दो शर्तें हैं, सेम टाइम, नियर द सेम टाइम एंड विद द सेम कस्टमर। डन होगी बात? फिर वो कहता है, ये तो बेसिक शर्तें हैं, कहता है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट one or more condition must be satisfied. One or more condition must be satisfied. Done. कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहली शर्त, कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट आर नेगोशिएटेड, द कॉन्ट्रैक्ट आर negotiated as a package with a single commercial objective. With a single commercial objective. मतलब क्या हुआ इसका? सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने अभी आपको कुर्बानी के गोश्त की एग्जांपल दी, आपका मेन ऑब्जेक्टिव जानवर खरीदना है या उसकी वो ज़िबा करके उसका फाइनल गोश्त हमें चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पहले आपने कहा कि आपने एक जानवर खरीदना है, फिर एक और बंदे से कहा कि उसको ज़िबा करके दे, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आपने उसी से कहा कि जनाब आप मुझे जानवर भी दे दें और साथ ज़िबा करके उसका गोश्त भी बना के दे दें और मुझसे इतने पैसे ले लेना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कुर्बानी का गोश्त हासिल करना। तो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है हमारा, हालांकि उसके पीछे दो बातें हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आप एक बंदे से कहते हो कि मुझे ईंटें, सीमेंट और बाकी सामान दे दें और एक घर बना के दे दें। एक ही कस्टमर को कहते हो, सॉरी एक ही बंदे से पार्टी को कहते हो और सारा कुछ उसी से काम करवा रहे हो या किसी का कर रहे हो, ठीक है? तो जब एक ही कस्टमर या एक ही क्लाइंट के साथ मेन ऑब्जेक्टिव घर बनाना है, उसके अंदर ईंटें भी आ जाएंगी, सरिया भी आ जाएगा, सीमेंट भी आ जाएगा, लेकिन वो बंदा एक ही है, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है। या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ईंटें लेकर दीवार बनवाना, तो अगर हम सिर्फ ईंटों ले लेते हैं
और दीवार किसी और से बनवा लेते हैं तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। एक ही बंदे से इंटेल हो और उसे को कहोगे दीवार बना के दे दो तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। और इसमें सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव क्या है? दीवार बनवाना। फाइनल आउटपुट क्या है? दीवार बनवाना। डन। चलें जी, दूसरे नंबर पे कहते हैं द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड the amount of consideration paid in the contract depends upon the price या performance of other contract। The amount of consideration paid in the contract depends upon the price या performance of the other contract। कल हमने एक लास्ट सवाल किया था जिसमें कहा था कि जनाब ए की प्राइस की पैसे आपको तब मिलेंगे जब आप बी को ट्रांसफर करेंगे। तो वो कहते हैं जनाब इस कॉन्ट्रैक्ट को भी आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। वजह क्योंकि जो ए की पेमेंट है वो बी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो ए की पेमेंट है वो बी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके होगी बात? तो इसलिए ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा क्योंकि शरायत में क्या लिखा हुआ है? वन आर मोर कंडीशन फुलफिल, एक या एक से ज्यादा। डन होगी बात? एंड लास्ट वन इज कि आपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट समझना है वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन समझनी है। क्या समझना है? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे घर बनाना वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दीवार बनाना ईंटें तो आएंगी, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने इसको ट्रीट करना है। तो तीसरे नंबर पर तीसरी शर्त क्या है? The goods are services in the contract. The goods are services in the contract treated as single performance obligation। और ये पेपर में एक दफा सवाल भी आ चुका है और सवाल में सिर्फ इतना ही उसने पूछा था बताओ ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं है। तो हमने ये देखना है कि अगर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम है तो हम कहेंगे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और अगर ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है या वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता या सेम टाइम या सेम कस्टमर नहीं है तो तब ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट है जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने क्वेश्चन भी करना है। सबूर भाई कह रहे हैं कि सर सेकंड रिपीट कर दें। सबूर भाई सेकंड तो सिंपल है कि एक आप जैसे कल सवाल किया था, अगर आपने कल का लेक्चर गौर से सुना हो तो लिखा हुआ था कि जनाब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ए इज ड्यू ओनली व्हेन प्रोडक्ट बी इज डिलीवर्ड। अब बी की डिलीवरी सॉरी ए की प्राइस डिपेंड कर रही है बी के डिलीवरी के ऊपर। तो वो कहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप कंबाइन कर सकते हो लेकिन उसके लिए शर्त वो जरूरी है जो पीछे है, कस्टमर सेम हो और नियर द सेम टाइम या सेम टाइम हो।
सेम टाइम हो या नियर द सेम टाइम। चलिए जनाब, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया तो क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। जी, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर यानी एक शख्स का मैसेज आया है कि वो बहुत थक गया है, लेकिन अब थकने वाली बात नहीं है कि अभी हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, एलोकेशन तो पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉम्बिनेशन और मॉडिफिकेशन दोनों को साथ पढ़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि समझ अच्छी तरह लग जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर देखें कि कहते हैं कि अगर आप जो ऑलरेडी आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप चेंज करें, इसमें स्कोप में चेंज कर दें। स्कोप चेंज होने का मतलब यह है कि आप पहले एग्रीमेंट किया कि आप एक बंदे से 200 यूनिट खरीदेंगे और फिर आपने कह दिया कि यार 50 यूनिट और भी भेज दो, ये स्कोप चेंज हो गया। आपने घर बनवाया, घर बनवाने के बाद आप कह देते हो कि यार ना उसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी बना दो, स्कोप चेंज हो गया। स्कोप चेंज हो जाए या प्राइस चेंज हो जाए, स्कोप चेंज हो जाए या प्राइस चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, अब वो कहता है कि अगर स्कोप से मुराद है अरहम भाई कि पहले से काम ज्यादा कर दो या कम कर दो। मतलब आपने एक बंदे से कहा कि वो आपको 100 यूनिट प्रोवाइड करेगा, ठीक 2 महीने बाद आपने कहा कि यार कोई 50 यूनिट और भी प्रोवाइड कर दो, तो वो कहते हैं कि ये स्कोप चेंज हो गया। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से बढ़ जाए या कम हो जाए तो स्कोप चेंज हो जाता है, या उसकी कीमत चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो कहते हैं कि अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करने का मतलब ये है, अब जरा गौर से सुने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में, कि कहते हैं कि अगर स्कोप चेंज हो जाए, प्राइस चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, तो जो नया होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो पिछले के साथ डिपेंड करे या कोई उसके साथ लिंक बने, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म करके नया एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो, यानी पिछला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो, वो जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया कर लो और नया कॉन्ट्रैक्ट बना लो। एक तरीका, वो कहता है नहीं, वो जो पिछले 200 यूनिट हैं और अगले जो 200 यूनिट हैं या 50 यूनिट है या 300 यूनिट है वो भी आ रहे हैं और दोनों आ रहे हैं, तो कहते फिर क्या करेंगे? उसने कहा है कि फिर हमने करना क्या है कि जनाब, कहता है कि जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी चलने दो और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी चलने दो। ठीक होगी बात? वो अब अभी सवाल से ही आपको क्लियर होगा ये। चलें जी, आगे चलते हैं, इसके सवाल करते हैं। पहले तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि या आपके कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप चेंज हो जाए, या आपके कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप चेंज हो जाए, या फिर प्राइस, या दोनों। अगर ये चेंज होते हैं तो आपने मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझना है। क्या समझना है? मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं फिर। अब इसके सवाल करते हैं, इसके सवालों से ही मसला क्लियर होगा। ठीक है, जो इसके हम सवाल करेंगे इनके सवालों से ही मसला हल होगा। ओके होगी बात?
चलो जी, एक सवाल करते हैं पहले, और मैं 2 सवाल इसके करवाता हूं और दोनों 1 बाय 1 आपको आइडिया हो जाएंगे। पहला सवाल लिखें जरा। पहला क्वेश्चन है कि जनाब एबीसी कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट with customer ABC company enter into contract with customer to provide 200 units at the rate of ₹50 each within 6 months. ओके की बात। ABC company enter into contract with customer to provide 200 units at the rate of 50 each within 6 months. Done. फिर after 2 months and other demand for 100 units at the rate of 45 each अब इस क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाएं कि इस क्वेश्चन में स्कोप चेंज हुआ है। कैसे? हमने पहले 200 यूनिट्स देने थे 50 रुपए के हिसाब से। अब उस 2 महीने बाद उसने कहा कि जनाब हमें और भी 100 यूनिट्स चाहिए 45 रुपए के हिसाब से। अब अगर सवाल के अंदर वो ये कह देता कि जनाब अगर आने वाले यूनिट 45 रुपए के दोगे तब हम आज 50 के लेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें स्कोप बढ़ गया। पहले 200 यूनिट ट्रांसफर करने थे, अब 300 यूनिट ट्रांसफर करने। ठीक है, और रेट भी चेंज है, प्राइस भी डिफरेंट है। तो ये आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रखोगे। पिछले 200 यूनिट का अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, अगला जो 100 ट्रांसफर करोगे उसका अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बने, आपस में उनका कोई ताल्लुक नहीं बने। ओके की बात। अब इसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सपोज दैट मैं कहता हूं एट द एंड ऑफ ईयर 80 units are transferred at the rate of 50 and 20 units are transferred at the rate of 45। क्लियर होगी बात? 80 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे एट द रेट ऑफ 50 और 20 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे एट द रेट ऑफ 45। अब आपने 80 यूनिट का रेवेन्यू 50 रुपए के हिसाब से जैसे ही यूनिट ट्रांसफर करोगे उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे, और 20 यूनिट का रेवेन्यू 45 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर कर दोगे। ये 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अगर एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे किसी भी वजह से, तो फिर ये सवाल पैदा होता है
कि हम क्या करेंगे, पिछला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो हम कल सवाल करेंगे, लेकिन आज का सवाल हमारा ये है कि अगर स्कोप प्राइस चेंज हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको पिछले कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से लेकर चलने देंगे और नया कॉन्ट्रैक्ट को नए हिसाब से लेकर चलने देंगे। हाँ, अगर इसमें कोई इंटरडिपेंडेंस का एलिमेंट आया तो उसको कैसे देखना है वो सवाल हम कल करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, साल के एंड में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 4000, 20 मल्टीप्लाइड बाय 45 900, 4900 का हम टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे साल के एंड पे। ठीक है, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज, ये वर्किंग आपने सॉल्यूशन के अंदर ही करनी है। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज फॉर ₹49। ठीक हो गया, इसका अपना कॉन्ट्रैक्ट है, इसका अपना कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे 80 यूनिट ट्रांसफर होंगे उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, जैसे 20 यूनिट ट्रांसफर होंगे उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ठीक है, लेकिन ईयर एंड तक टोटल जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है वो 4900 का। ओके की बात। कल हमने इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने पढ़ना क्या है कि अगर जो आने वाले 20 यूनिट यानी 40 या 50 या 100 यूनिट्स हैं, अगर उसका रिलेशन पिछले यूनिट्स के साथ किसी तरह से बन जाए तो किस तरह से हमने उसको डील करना है या उसका रेवेन्यू किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। ठीक हो गया जनाब। तो अभी सर ये जो जी सही जो विद इन 6 मंथ हमने 200 यूनिट्स देने, इनका रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल विद इन 6 मंथ का मतलब ये है कि हमारे 6 महीने अभी खत्म नहीं हुए लेकिन ईयर एंड आ गया। 6 महीने अभी खत्म नहीं हुए थे। हो सकता है हमने नवंबर में एग्रीमेंट किया हो 6 महीनों वाला और हमारा दिसंबर आ गया तो दिसंबर में हम अपना वो बुक्स क्लोज करेंगे तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ये उसी 200 में से 80 यूनिट ट्रांसफर हुए हैं। ओके सर। चलें जी, तो कल इंशाल्लाह मेन हमारा काम आज ही खत्म हो गया है। कल एक अच्छा सवाल है और फिर पास्ट पेपर की प्रैक्टिस है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप अपने पास्ट पेपर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और आपने कंप्लीट करने भी हैं। पूरे पास्ट पेपर की कंप्लीट डिस्कशन होगी, पहले आप उसके कंप्लीट कर लो। 7-8 जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर में वो आपने कंप्लीट करने हैं और उसके बाद ये परसों पास्ट पेपर कर लेंगे। कल जो बाकी जितना थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है वो खत्म कर लेंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।